This video lecture is about Industrial Belts in India, Part 1, presented by me अभिषेक चित्रांश। और ये हमारे इंडियन इकोनॉमी लेक्चर सीरीज़ का 17th लेक्चर है। तो टोटल 8 इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं इंडिया में। उनमें से 2 इंडस्ट्रियल बेल्ट, मुंबई पुणे बेल्ट और हुगली इंडस्ट्रियल बेल्ट का डिस्कशन इस वीडियो लेक्चर में है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, जिसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल बेल्ट के डेवलप होने के पीछे क्या रीज़न रिस्पॉन्सिबल, क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। उस डायमेंशन में डिस्कशन हमको इस वीडियो लेक्चर में देखना है। तो जो 8 इंडस्ट्रियल रीज़न है उसकी लिस्ट इस तरीके से दी हुई है। अगर इसको मैप के थ्रू देखें तो नॉर्थ इंडिया में गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ रीजन, वेस्ट इंडिया में गुजरात रीजन और उसके नीचे मुंबई पुणे रीजन, ईस्ट इंडिया में छोटा नागपुर रीजन और हुगली रीजन, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में विशाखापट्टनम, गुंटूर रीजन, और नीचे आए तो बेंगलुरु, तमिलनाडु रीजन, और लास्ट में कोल्लम, तिरुवनंत रीजन, केरल वाले पार्ट में। इस तरीके से इंडिया में टोटल 8 इंडस्ट्रियल बेल्ट को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट हमको डिस्कस करना है मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल एरिया। तो किसी भी इंडस्ट्रीज़ या इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के पीछे कुछ बेसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनमें से इनपुट और आउटपुट की बेसिस में आप जस्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होने के लिए जो इनपुट वाला पोर्शन है उसमें रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, चीप सोर्स ऑफ उसमें लेबर की अवेलेबिलिटी, कनेक्टिविटी, इन सब चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। वहीं आउटपुट के बेसिस में देखें तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कनेक्टिविटी, उसका मार्केट एक्सेस को जो ईजी कर सके, इसको बेसिस माना जाता है। तो जो भी लोकेशन ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस में अच्छी होगी वहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। रॉ मटेरियल जहाँ पर ईजिली अवेलेबल होगा और कम कॉस्ट में अवेलेबल होगा वहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जहाँ पर लेबर कम वेजेस में काम करने को तैयार होंगे और ईजिली अवेलेबल होंगे वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट अच्छा होगा इंडस्ट्रीज़ का। इलेक्ट्रिसिटी या पावर सेक्टर जो मेजर इनपुट है, जितना अच्छा सोर्स होगा वहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होने के चांस उतने ही अच्छे होंगे। ये सारे फैक्टर कंबाइंड बेसिस में जिस भी लोकेशन में देखने को मिलेंगे वो एज अ इंडस्ट्रियल बेल्ट अच्छा डेवलप होगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जो वाटरवे है वो सबसे सस्ता, सबसे चीप सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। वहीं उससे ज़्यादा कॉस्टली है रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन और सबसे अधिक कॉस्टली है रोडवेज़ के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने में प्रायोरिटी वाटरवेज़ को दी जाएगी। वाटरवेज़ जब अवेलेबल नहीं होंगे तो रेलवेज़ को और लास्ट में रोडवेज़ को। तो जो भी कोस्टल एरिया है, जैसा कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में मुंबई पुणे वाले में, इसमें पोर्ट की अवेलेबिलिटी जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है सी लिंक से, और उस सी लिंक के थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ईजी करती है, ये एक बड़ा फैक्टर प्रोवाइड करता है किसी भी एरिया में इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए। तो देखें, ये महाराष्ट्र का मैप है जिसमें आप मुंबई का लोकेशन देखें कोस्टल एरिया में। इसको एक पोर्ट की तरह डेवलप किया गया 1774 में ब्रिटिशर्स के थ्रू, और इसके साथ साथ में सुएज कैनाल का ओपन होना 1869 में, उसका कंस्ट्रक्शन होना, ये भी हेल्पफुल रहा मुंबई को डेवलप करने के लिए, क्योंकि जब तक सुएज कैनाल नहीं बनी थी तब तक ट्रांसपोर्टेशन का जो रूट था यूरोप से या अमेरिका से, वो अफ्रीका के सदर्न टिप से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की ओर टर्न होने के बाद कोचीन पोर्ट में आता था। तो केप ऑफ गुड होप वाला जो ये टर्न है उसको ख़त्म कर दिया सुएज कैनाल के कंस्ट्रक्शन ने, और अब कोई भी शिप यूरोप से निकल करके और मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर होते हुए सुएज कैनाल पार करके रेड सी, लाल सागर होते हुए अरेबियन सी में आने के बाद मुंबई पोर्ट पे डायरेक्ट पहुंच सकती है। तो मुंबई पोर्ट डेवलप होने के पीछे एक रीज़न ये भी था। इसके साथ साथ 1853 में आप देखते हैं कि इंडिया का सबसे पहला जो रेलवे ट्रैक बनाया गया वो मुंबई से ठाणे के बीच में था। उसने भी एक मुंबई को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी हिंटरलैंड से, मतलब इंटीरियर पार्ट ऑफ लैंड एरिया से, जिसके थ्रू वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज़्यादा इजी हो सका। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसने मुंबई को डेवलप किया और उसके आसपास के एरिया में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया। यही दोनों तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं। एक पॉइंट जो एक्स्ट्रा है 3rd नंबर पे, थाल घाट और बोहर घाट का ओपन होना। तो मुंबई एक पोर्ट एरिया है
और उसके अलावा जो इंटीरियर पार्ट है लैंड एरिया का, उससे उन दोनों की कनेक्टिविटी के बीच में जो मेजर ऑब्स्टेकल है, जो मेजर रुकावट है, वो है वेस्टर्न घाट की। तो वेस्टर्न घाट जो माउंटेन रेंज है, पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखला है, वो कनेक्टिविटी को अवरोधित करती है मुंबई से, नासिक और मुंबई से बाकी एरिया के लिए। थाल घाट और भोर घाट का होना, जो दर्रे हैं, जो गैप हैं इस पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न रेंजेस में, उन्होंने हेल्प किया मुंबई को कनेक्ट करने के लिए नासिक से, और मुंबई को कनेक्ट करने के लिए पुणे से। तो जो थाल घाट है वो मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, और भोर घाट मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है हाइडल पावर का डेवलपमेंट होना वेस्टर्न घाट में। तो जो भी ढलान वाला एरिया होगा, स्लोप वाला एरिया, वो सबसे अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरिया। मैदानी क्षेत्र में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना काफ़ी टफ टास्क है एज़ कम्पेयर टू स्लोपी एरिया या ढलान वाले एरिया में। और दूसरा रीज़न ये भी है कि महाराष्ट्र के पास उतने बड़े पैमाने पर कोल अवेलेबल नहीं था, कोयला अवेलेबल नहीं था, जिससे कि वो थर्मल पावर प्लांट को डेवलप कर सके। इसलिए इस कंपल्सन में उसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स को डेवलप किया। नेक्स्ट, कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए ब्लैक सॉइल का प्रेजेंस, जिसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, और महाराष्ट्र के इस रीजन में वो बड़े पैरामीटर पे अवेलेबल था, क्योंकि ये डक्कन ट्रैप से बनी हुई ब्लैक सॉइल है। उसके अलावा चीप सोर्स ऑफ लेबर, पोर्ट की फैसिलिटी मुंबई के थ्रू, जिसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट किया और एक कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश किया, जिससे कारण मुंबई को कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना गया। कॉटनोपोलिस वर्ड मैनचेस्टर के लिए यूज़ किया जाता था, जो मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल का बहुत अधिक डेवलपमेंट हुआ, और यही नाम मुंबई को भी दिया गया, क्योंकि मुंबई भी कॉटन टेक्सटाइल के लिए एक फॉरवर्ड वे पे मूव कर रहा था। हालांकि प्रेजेंट टाइम में ये नाम मुंबई के साथ अटैच नहीं किया जाता, और मैनचेस्टर की उपमा भी दी जाती है कुछ सिटीज़ को। फॉर एग्जांपल, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है। तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर भी कॉटन टेक्सटाइल बहुत डेवलप हुए। हालांकि मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर को कहा जाता है, उसके पीछे भी रीज़न कॉटन टेक्सटाइल का डेवलप होना है। और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर को कहा जाता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट, ना केवल यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई, उसके साथ साथ में केमिकल इंडस्ट्री भी डेवलप हुई। इसके अलावा मुंबई हाई में पेट्रोलियम का प्रोडक्शन, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट का लगाया जाना, ये सब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसने और अधिक अट्रैक्ट किया इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर इस्टेब्लिश होने के लिए। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं जो यहाँ पर डेवलप होते चले गए। इसमें शिप बिल्डिंग का भी नाम आ रहा है, जैसा कि आप मझगवां डॉक यार्ड के नाम से जानते हैं। फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इन सब के फैक्ट्रीज यहाँ पर डेवलप होते चले गए, यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल्स भी। नेक्स्ट है 1947 में जब पार्टीशन हुआ इंडिया का और पाकिस्तान अलग होता है, उस कंडीशन में जो इंडस वैली का रीजन था पूरा, जो कॉटन प्रोडक्शन के लिए एक मेजर रीजन था, वो पाकिस्तान में चला गया। और उसके कारण जो प्रोड्यूसिंग एरिया है, जो कल्टिवेटिंग सॉइल है, उसका लॉस हुआ इंडिया को, और इंडिया को फर्दर दूसरे लोकेशन सर्च करने पड़े जहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। ये वेस्ट बंगाल में है, और एक हुगली रिवर के दोनों ही साइड लगातार इंडस्ट्री डेवलप होती चली गई, और इतनी अधिक इंडस्ट्री डेवलप हुई कि पूरा का पूरा बेल्ट में कन्वर्ट हो गया ये रीजन। जिसको आप इस मैप के थ्रू अगर देखें तो नैहती से लेकर के नॉर्थ में, साउथ में बजबज तक लगातार इंडस्ट्रीज़ आपको दिखाई देंगी इस रिवर के दोनों ही साइड पे। और नीचे आए तो हल्दिया पोर्ट। तो हल्दिया पोर्ट एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है इस रीजन को ओशियन के साथ में, जिसको आप अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। और साथ में ये हुगली रिवर कनेक्टेड है ब्रह्मपुत्र और गंगा से, तो ये इनलैंड रूट को ही प्रोवाइड करता है। तो कोई भी शिप इंटर कर सकता है हल्दिया पोर्ट के थ्रू इस हुगली रिवर में, और इसके अलावा उससे जो फिनिश्ड गुड है वो ट्रेवल कराया सकता है वाटर वे के थ्रू इंटीरियर पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन में थ्रू गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो क्या क्या रीज़न थे इसके डेवलप होने के पीछे? तो हुगली रिवर का होना एक बेस्ट सुटेबल साइट बनाता है इसको, क्योंकि एक इनलैंड रिवर पोर्ट के तरीके से बिहेव करता है। सेकेंड पॉइंट है
कि ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर रहा है कलकत्ता, 17th सेंचुरी में भी इसको डेवलप किया गया और कोलकाता एक इंडस्ट्रियल हब के तरीके से डेवलप हुआ, जिसने ये रीज़न बनाया कि फर्दर और अधिक इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लोकेट होती चली जाए मॉडर्न टाइम में भी, और इसको एक इंडस्ट्रियल हब के तरीके से क्रिएट कर दें। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट में वही बात जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के थ्रू कनेक्टिविटी जो हमने डिस्कस कर लिया। फोर्थ पॉइंट में ना सिर्फ यहाँ पर रिवर्स अवेलेबल हैं वाटर वे बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बल्कि रोडवेज़ और रेलवेज़ भी यहाँ पर प्रॉपर डेवलप्ड है। तो अगर आप देखें तो रेलवे के एक से अधिक जोन का हेडक्वार्टर लोकेट करता है कोलकाता में। इसके अलावा शेर शाह सूरी का जो ग्रैंड ट्रंक रोड था, जो लाहौर से होता हुआ दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता तक आता था, जो प्रेजेंट टाइम में NH1 और NH2 के तरीके से भी देखा जा सकता है, वो सब रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रिवर कनेक्टिविटी, इन सब ने एक अच्छा लिंक प्रोवाइड किया यहाँ पर कोलकाता के डेवलप होने के लिए, इस हुगली बेल्ट के डेवलप होने के लिए। और साथ में कोलकाता का जो पोर्ट है वो भी एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी लिंक प्रोवाइड करता है वर्ल्ड के साथ में। फिफ्थ है कोल और आयरन ओर का पाया जाना छोटा नागपुर प्लेटू में। ये तो किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बैकबोन के तरीके से हैं, क्योंकि जहाँ कोल हेल्प करता है पावर जनरेशन के लिए, वहीं आयरन ओर हेल्प करता है इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स बनाने के लिए, मशीनरीज़ का मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सिक्स्थ है असम और नदर्न वेस्ट बंगाल के रीजन में टी प्लांटेशन में इन्वेस्टमेंट भी चीप सोर्स ऑफ लेबर और इसके साथ साथ में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं इस रीजन में। सेवंथ पार्ट देखें तो चीप लेबर और कहाँ कहाँ से मिल जाते हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इधर ईस्टर्न यूपी वाले पार्ट से, कोलकाता से, ये सब चीप सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लेबर प्रोवाइड करते हैं यहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा क्योंकि ये ब्रिटिशर्स का एक कैपिटल सिटी भी रहा है 1912 तक, तो कैपिटल होने के कारण जितने भी ब्रिटिशर्स इन्वेस्ट करना चाहते थे उनके लिए भी सबसे अच्छी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन कौन सी थी, ईस्ट कोलकाता के हुगली बेल्ट के आसपास डेवलप करना। नाइन्थ पॉइंट ये कहता है कि सबसे पहली जूट मिल जो इस्टेब्लिश हुई वो भी रिसरा में 1855 में इसी लोकेशन में इस्टेब्लिश हुई, और उसके बाद तो एक लॉन्ग चेन डेवलप हो गई, एक के बाद एक जूट मिल इस्टेब्लिश होती चली गई। क्योंकि आपको पता है कि एक जूट मिल के डेवलप होने के पीछे एक रीज़न होता है प्रॉपर फ्लो ऑफ वाटर, जिसके थ्रू वो रैटलिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। रैटलिंग एक्सरसाइज का मतलब होता है RATLING। इसका मतलब होता है कि थ्रेड को अलग करना उस जूट के प्लांट से। वो तभी पॉसिबल है जब उस प्लांट को डुबो कर रखा जाए एक वाटर फ्लो में एक लंबे समय तक, जिसके लिए हुगली रिवर सबसे अच्छा लोकेशन है। इसके अलावा दामोदर वैली का कोल जो पावर प्रोडक्शन देता है, वो सब इम्पोर्टेंट फैक्टर रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट देखें तो वही सारी बातें इसमें डिस्कस की गई हैं, और ऐसा भी बताया गया कि 1921 तक आते आते पूरे इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 2/3 पोर्शन इस हुगली बेल्ट के रीजन से डेवलप किया जाता था। 1947 में जैसा कि हमने कॉटन वाले कंडीशन में देखा कि कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया का मेजर पोर्शन कहाँ चला गया था, पाकिस्तान वाले पोर्शन में, उसी तरीके से जूट कल्टीवेट करने वाला जो मेजर लैंड एरिया था ब्रह्मपुत्र का रीजन, बेसिन का रीजन, वो कहाँ चला गया, बांग्लादेश में, जिससे एक अल्टरनेटिव लोकेशन सर्च करना पड़ा जहाँ पर जूट का प्रोडक्शन किया जा सके। इस जूट इंडस्ट्री के अलावा पेपर इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल्स, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर, ये सब इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर डेवलप हुई। जो दो मेजर इंडस्ट्री जिनका डिस्कशन इसमें किया गया है वो है हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड और उसके साथ साथ में चितरंजन डीजल इंजन फैक्ट्री। इनका इस्टेब्लिशमेंट यहाँ होना एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट, पेट्रोलियम रिफाइनरी की लोकेशन हल्दिया में भी फैसिलिटेट करती है वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर डेवलप होने के लिए, और बहुत सारे रीजन के नाम दिए हैं जो लगातार डेवलप होते चले गए इंडस्ट्रियली इस रीजन में। जो सबसे सीरियस प्रॉब्लम है हुगली रिवर की वो ये कि लगातार रिवर के थ्रू इसमें जो सिल्ट है वो डिपॉजिट होता चला जाता है, गाद, जिसके कारण हुगली रिवर की गहराई कम होती है, और जितनी कम गहराई होगी हुगली रिवर की उतने ही बड़े जहाज़ इसमें इंटर नहीं कर पाएंगे। तो बड़े जहाज़ को इंटर करवाना है तो हुगली रिवर की गहराई अधिक से अधिक करनी होगी। वो तभी पॉसिबल है जब इसको डीसिल्ट किया जाए, इसकी गाद को हटाया जाए। किसी भी अदर प्रोसेस से इसको हटाना बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। इसलिए गवर्नमेंट ने फरक्का डैम का कंस्ट्रक्शन किया, और फरक्का डैम
हेल्प करता है इसको डीसिल्ट करने में। तो जैसे ही फरक्का डैम के गेट खोले जाते हैं और एक फ्लो के साथ वाटर हुगली रिवर में बहता है, वो सारे सिल्ट या गाद को बहाते हुए अरेबियन सी में डंप कर देता है। इस तरीके से इसको डीसिल्टिफाई करने में या इसकी गहराई को बनाए रखने में फरक्का डैम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फर्दर इस तरीके से आप डिस्कस करते हैं इसमें, और ये 2 जो इंडस्ट्रियल रीजन आपने डिस्कस कर लिया है, इसके अलावा 6 और बच जाते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो। केयरफुली इसको नोट्स प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर्ड रहना है किसी भी तरीके से इसमें आंसर फ्रेम करने के लिए।